अब हम लोग जो इसमें है कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले वो पहले देखेंगे, उसके बाद हर तरह और हर वीडियो में जिस प्रकार शुरू से स्टार्ट करते हैं वैसे शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन को कवर करने वाले वो भी 15 से 20 मिनट में वो आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, भारत को प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटते हुए इनकी विस्तृत विवेचना कीजिए। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों के उद्भव की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है जिनको हम लोग साथ में कवर करने वाले हैं। ये देखिए, इधर लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर हम देखें तो समाज क्या है स्पष्ट कीजिए, ये चीज देख लेंगे। संस्कृति क्या है स्पष्ट कीजिए। कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। और कोरोमंडल तटीय प्रदेश का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार टच करता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग आज इस वीडियो को संपन्न करेंगे और आरंभ भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हर दिन की तरह शुरू से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, चैप्टर का नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो भारत में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों का उद्भव। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय समाज, यानी समाज क्या है। ये पहला क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय में दिया हुआ था, तो पहले हम समाज के बारे में जानते हैं और सारे क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहले समाज के बारे में जानते हैं, ये भारतीय समाज के बारे में। तो भारतीय समाज का इतिहास लगभग 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय समाज का जो इतिहास वो कितने वर्ष पुराना है, कम से कम अगर बोला जाए, लगभग बोला जाए तो 500 वर्ष अधिक पुराना। ठीक है, इस समय सामाजिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में भारतीय समाज निर्माताओं से मानव की बौद्धिक क्षमताओं द्वारा केवल भौतिक जीवन से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन से भी संबंध अनेक संस्थाओं का निर्माण तथा एक स्वस्थ समाज व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय ग्रहण किया है। कहने का मतलब यह है कि 500 वर्ष पहले जिस प्रकार की समाज थी उस आज की समाज से बहुत भिन्न थी। ठीक है, पहले हर चीज का अभाव था, अभी हर चीज मौजूद है। पहले हर चीज के लिए लोगों को सोचना समझना पड़ता था और बहुत सारे ऐसे लोग थे या बहुत सारे ऐसे समाज थे, पूरी समाज में ऐसी मानसिकता नहीं थी कि वो अच्छी तरह से सोच समझ सके, क्योंकि उस समय शिक्षित लोग नहीं होते थे ज्यादातर, और वर्ण व्यवस्था और वर्ण समाज में बटे हुए थे जो कि एक सीमित रह गए थे। अभी के समाज क्या है, खुला समाज इसको हम बोल सकते हैं, हर तरह का आजादी है, हर तरह का चीज कर रहे, बहुत डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे, जितना हम बोलेंगे उस प्रकार से ही अपने शब्दों में लिखना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं और समाज के बारे में और भी सटीक सटीक क्वेश्चन लेकर के हम बनाए। आप अगर पहले वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देखें और फिर ये चैप्टर को देखें तो आपको समझ में आएगा। चैप्टर वाइज इसमें हम कंप्लीट करा रहे हैं आप लोगों को। यहां बोला क्या जा रहा है कि भारतीय धर्म, दर्शन, कला, अर्थव्यवस्था, वर्ण और आश्रय, परिवार और विवाह, ये और इसी तरह की अनेक संस्थाएं हमारे भारतीय सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण प्रयोग कहे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे अंतर पाए गए थे, बहुत सारी भिन्नताएं थे, बहुत सारी चीजों को बांटे गए थे। धर्म में बांटा गया, दर्शन, कला, अर्थव्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में, आश्रय में, परिवार विवाह में, ये सारी चीजों में बांटी गई थी और समाज के तौर तरीके से ही लोगों को रहना पड़ता था। अगर हम ये बात करें कि यह प्रयोग वैदिक काल से आरंभ होता है और वैदिक काल भारतीय आर्यों के इतिहास के उस युग को कहा जाता है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, वैदिक काल कब कहा जाता है, जब वेदों की रचना हुई थी, और वेदों की रचना अनुमानता ईसा में 2500 से 500 वर्ष के पूर्व तक हुई थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस समय अधिकांश विश्व का मानव बर्बरता के सघन तिमिर में भ्रमण का पशुवत जीवन बिता रहे थे, यानी कि समझो तो एक प्रकार से कह सकते हैं मानव एक जानवरों की जैसा अपना जिंदगी बिता रही थी, पशुवत जीवन बिता रही थी, उस समय भारतीय लोग सभ्यता व संस्कृति की ज्योति को जागृत कर प्रकाशमय प्रांजल पथ पर अग्रसर हो चुके थे। ठीक है, और जगह की दुनिया के और भी लोग जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उससे पहले भारत के संस्कृति, भारत की सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, है ना, बहुत तेजी से। इस प्रकार से आप समाज के बारे में लिख सकते हैं। आइए हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए निकलते चलेंगे। ठीक है, क्या भारतीय संस्कृति, हम अगर बात करें तो यहां पर इसका जवाब यहां से मिलेगा कि भारतीय संस्कृति किसी देश या समाज की आत्मा होती है। संस्कृति हो, हमें अगर भारतीय संस्कृति पूछा तो हम भारतीय संस्कृति का बात करेंगे। अगर केवल संस्कृति का बात करेगा तो यहां से बोलेंगे संस्कृति किसी देश का, समाज की आत्मा होती है। ठीक है, सांस्कृतिक में ही होता है रहन सहन, चाल ढाल, वर्ण व्यवस्था, लिंग अनुपात, है ना, और रहने सहन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवांशिकता चलती है ना, जो कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, ये हमारी क्या एक संस्कृति के रूप में है। आगे इससे उसके उन सब संस्कारों, सम्यक चेष्टाओं और उपलब्धियों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या सामाजिक जीवन व्यवस्था, लक्ष्यों व आदर्शों का निर्माण करता है। यह सांस्कृतिक विशिष्ट मानव समूह के उन उदात्त गुणों को सूचित करती है जो मानव जाति में सर्वत्र पाए जाते हैं
और इसी प्रकार हम भारतीय संस्कृति का भी अगर बात करें, आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं और फिर लिखेंगे भारतीय संस्कृति में कि भारतीय संस्कृति भी कुछ इसी प्रकार से है जिसमें लोगों का जीवन व्यवस्था, लक्ष्यों व आदर्शों का निर्माण करता है, ठीक है, और लोगों को एकजुट बनाकर रहने की एक व्यवस्था दिखाती है। आइए आगे हम लोग बात करेंगे भारत में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें भारत में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश में कौन कौन से किस प्रकार से आते हैं और क्या इसमें अंतर पाई जाती है, ये चीज के बारे में, तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश पृथ्वी तल का एक ऐसा भू क्षेत्र होता है जिसमें रहने वाले मानव समुदायों के सांस्कृतिक लक्षणों जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, बसाव, प्रतिरूप आदि में समरूप पाई जाती है। तो यहाँ पर यह चीज क्लियर होगी भारत में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश में लोग किस प्रकार से रहते हैं और सांस्कृतिक प्रदेश में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश में क्या महत्व रखती है। तो भाषा है ना, एक जगह पे रहने के लिए, एक समाज में रहने के लिए उस समाज की भाषा की जरूरत होती है। वहाँ के धर्म, वहाँ का रीति रिवाज, किस प्रकार से बसाव हुआ, किस प्रकार से वहाँ पर रहे हैं, तो ये सारी चीज समरूपता पाई जाती है, एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो एक समाज, एक सांस्कृतिक प्रदेश कहलाएगी। ठीक है, अगर भिन्नता है तो फिर वो अलग अलग सांस्कृतिक समाज कहलाएगी। आइए हम लोग इसके ऊपर अलग अलग चीजों के रूप में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुष्क मंडल खरकम या खक्रम प्रदेश, ठीक है, ये पहले हम लोग हर प्रदेश को अलग अलग तरह से बांटेंगे। जिस प्रकार से सांस्कृतिक समाज वाली प्रदेश है उस प्रकार से अलग अलग बांटेंगे और इसी को विस्तार करने के लिए बोला गया है भारत में सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश को विस्तार से वर्णन करें। ऐसे तो उस जगह पे ये क्वेश्चन काम आ जाएगी। ठीक है, यही आंसर को आपको करना है। पहला शुष्क मंडल खक्रम प्रदेश में यहां लिखेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें कश्मीर तथा पूर्वांचल के प्रदेश सम्मिलित है, उसे हम शुष्क मंडल खक्रम प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तानी संस्कृति प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत समस्त मैदानी भाग के पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, मध्यवर्ती भारत तथा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सम्मिलित है। हिंदुस्तानी संस्कृति प्रदेश में क्या है, ये समस्त मैदानी भाग, जितने भी मैदानी भाग है। उसके पश्चात अगर भाग का हम बात करें कौन कौन से भाग, मैदानी भाग में कौन कौन से भाग, तो पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, मध्यवर्ती भारत तथा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये सारे हिंदुस्तानी संस्कृति प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत संस्कृति प्रदेश के बारे में। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत कोरोमंडल तट, मालाबार तट तथा आंतरिक दक्षिणी भाग सम्मिलित है। अब हम लोग इसी प्रकार इसी आधार पर भारत को निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित करके बात करेंगे और इसे किया जा सकता है। तो कैसे, यहां पर हम लोग देखें ना कश्मीरी, ठीक है, कश्मीर, पूर्वांचल प्रदेश, ये सारे देखें। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, क्या है और इसके बारे में हम कैसे और लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का सुदूर उत्तरी भाग शुष्क मंडल का अंग है। ठीक है, आप अगर मैप में देखना चाहेंगे तो ये मैं मैप दिखा रहा हूं। ऊपर साइड जो होता है भारत का वो उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया, इस प्रकार से। तो अभी अगर हम जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर भारत के ऊपरी साइड में है। तो ऊपरी साइड में तो उसको हम क्या बोले, उत्तरी साइड, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से होता है। ठीक है, राइट साइड में हो गया हमारा पूरब, लेफ्ट साइड में हो गया पश्चिम, हेड के साइड में हो गया उत्तर और नीचे के साइड में हो गया दक्षिण। ठीक है, तो उत्तरी साइड में जो जो प्रदेश है, ठीक है, उसको हम उत्तरी बोलेंगे, उत्तरी। आइए, तो कश्मीर भी कुछ उस प्रकार से ऊपर में है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग बोलते हैं। ये समझ में आया आपको। चलिए, यहाँ के कुछ सांस्कृतिक प्रदेश में जो है सो क्या किए जाते हैं, लोग वहाँ कैसे बस बसाव करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वो भी चीज आपको लिखना पड़ेगा। बोला जाएगा क्या कि यह प्रदेश में अधिकांश आबादी इस्लाम धर्म की अनुयायी है। ठीक है, और इनके अलावा यहाँ बौद्ध तथा हिंदू भी निवास करते हैं। कहाँ पे, कश्मीर। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। आपको बताना है, लिखना क्या है कि कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश, वहाँ होता क्या है, लोग किस प्रकार से रहते हैं, उसका क्या रीति रिवाज है, ठीक है, क्या व्यवसाय है उसका, ये सारी चीज। तो सबसे पहले वहां लिखना अधिक आबादी इस्लाम है, उसके बाद कुछ बौद्ध भी है, कुछ हिंदू भी निवास करते हैं। दूसरे में बनाना, यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। परंतु जम्मू कश्मीर का दक्षिण पश्चिमी भाग रेशम, चाय, जौ तथा खनिजों का प्रमुख उत्पादक भी है। ठीक है, यहाँ काकेसस तथा मंगोल प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जिनकी भाषा डाडिक वर्ग, ठीक है, की है। यहाँ धार्मिक दृष्टि से हिंदू व बौद्ध वर्गों तथा सांस्कृतिक दृष्टि से तिब्बत वासियों के सदृश है और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर शाल तथा कंबल व ऊनी वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। तो ये हमने कश्मीर के सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे उत्तरी पूर्वी सीमांत जनजातीय प्रदेश या पूर्वांचल प्रदेश के बारे में।
ठीक है। तो इस प्रदेश के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय, ये सारे प्रदेश जो है सो सम्मिलित है। अब यहाँ पर बात करें कि किस तरह के समुदाय के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ज्यादातर ईसाई धर्मावलंबी जनजाति समुदाय की प्रधानता पाई जाती है। ईसाई धर्म के ज्यादातर वहां पाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। कुछ ही क्षणों में हम लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर मिलते चला जाएगा, आप लिख सकते हैं आसानी से। आगे हम अगर बात करें तो इनकी भाषा सिनो तिबाती है। ठीक है, जिसमें मीरी, गारो, मिसमी, त्रिपुरी, ल्यूसाई, नागा भमामी जिसको बोल सकते हैं, ये सब बोलियां जो है सो वहां पर बोली जाती है। और ये यहाँ के लोग जो प्राकृतिक पर निर्भर है, और यहाँ जो खेत है ना वो सीढ़ीदार होती है। अपने भरण पोषण के लिए कृषि करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, और वो भी किस प्रकार का, सीढ़ीदार खेती करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आगे असम घाटी सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाने एग्जाम में। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का निम्नवर्तीय घाटी प्रदेश है। असम घाटी सांस्कृतिक प्रदेश का अगर हम बात करें तो पहले ये असम बसा कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नजदीक बसा हुआ है। ठीक है, इसमें असम के वनाच्छादित, दलदली तथा बाढ़ग्रस्त भूभाग सम्मिलित है। ठीक है, असम में जो है बहुत सारे वन है, दलदली क्षेत्र है, बाढ़ आती है कुछ जगहों पे, ऐसे जगह वहां पर सम्मिलित है। यहाँ चावल, जूट, चाय, गन्ने की खेती जो है सो अधिक की जाती है। पर्वतीय भागों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय काष्ठ कर्म है, और असम में खनिज तेल, कोयले की असमी भंडार भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ असमी भाषा बोली जाती है, यहाँ मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है और असमी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं पश्चिमी बंगाल सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में। इस प्रदेश का विस्तार पश्चिमी बंगाल प्रांत में है। पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है, तो पश्चिमी बंगाल के प्रांत में है। यहाँ पूरा मंगोल प्रजाति रहते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदू एवं इस्लाम धर्म के अनुयायी की प्रधानता है। ज्यादातर अगर देखें वहाँ किस चीज का प्रचार प्रसार होते लोग रहते थे, हिंदू और मुस्लिम। ये इस प्रदेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, यह एक समृद्धशाली प्रदेश है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ डेल्टाई प्रदेश में चावल, जूट, गन्ना, चाय जैसी खेती की जाती है। ठीक है, अगर इसमें मुख्य हम बात करें तो कलकत्ता विनिर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र तथा देश का विशाल बंदरगाह भी है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में एक कलकत्ता भी आती है, उसमें से कलकत्ता जो है सो कारखानों के लिए प्रमुख है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है जो देश विदेश को जोड़ती है, और वहाँ से जहाज़ों रुकती है, बहुत सारे जो है वस्तुओं का आदान प्रदान होती है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मध्यवर्तीय भारत सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में। इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्रांत आते हैं। यहाँ मुख्यतः पूरा मंगोलाइड एवं पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते हैं, और इस प्रदेश में हिंदू तथा इस्लाम धर्म के निवासियों की प्रधानता अधिक पाई जाती है। आइए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते चलेंगे। यहाँ इंडो आर्यन वर्ग की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें पहाड़ी, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली प्रमुख। ये सारी जो भाषा बोली जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो आर्यन वर्ग की भाषा। जो हम लोग ये मिली जुली भाषा बोलते हैं ना, हिंदी भाषा हो, पहाड़ी भाषा हो, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, तो इसको इंडो आर्यन की भाषा बोली जाती है। तो ये चीज़ आप पॉइंट करेंगे कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, है ना, तो ये मिली जुली भाषा हम लोग बोलते हैं। जो किस भाषा की बोली है, तो इंडो आर्यन की है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बन सकती है। आइए पंजाब सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत पंजाब तथा हरियाणा का क्षेत्र आता है। ठीक है, पंजाब सांस्कृतिक प्रदेश में पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र आता है, और यहाँ भूमध्य सागरीय तथा पूर्वी आध नार्दिक प्रजाति के लोग निवास करते हैं, और यहाँ पंजाबी, हिंदी तथा हरियाणवी भाषा बोली जाती है। यहाँ जो है सो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का निर्मित बांधों से निकटवर्ती भूभाग में सिंचाई भी होती है। ठीक है, पंजाब में मुख्यतः कोकेसस प्रजाति है जो प्रायः ऊंचे कद के हैं और उत्तम सैनिक होते हैं। ये भी समझ में आ गई। शुष्क पश्चिमी प्रदेश के बारे में अगर हम कुछ बात कर ले तो ये आ जाएगा कि इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान तथा गुजरात में है। शुष्क पश्चिमी प्रदेश जो है वो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ नार्डिक तथा भूमध्य सागरीय एवं पूर्वाच प्रजातियां निवास करती है। दक्षिणी तथा पूर्वी अरावली भाग में जनजातियां पाई जाती है। यहाँ गुजराती, राजस्थानी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, और इस प्रदेश में हिंदू तथा इस्लाम संस्कृतियां विस्तृत है, यानी फैली हुई है। यह प्रदेश शुष्क होने के कारण यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, यानी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ उष्ण मरुस्थलीय प्राकृतिक दशाएं उपलब्ध है। ठीक है, ये शुष्क होने के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। आगे आइए 2 से 3 पॉइंट करेंगे और सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा।
मालाबार तटीय प्रदेश, मालाबार तटीय प्रदेश, इस तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में है। ठीक है, मालाबार तटीय प्रदेश का अधिकांश भाग कहाँ है? केरल राज्य में है। यहाँ निग्रिटो, कादर एवं पुलियन, पूरा भू मध्य सागरीय एवं खाद्य ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग निवास करते हैं, जो द्रविडियन वर्ग की मलयालम, कन्नड़ एवं कोंकणी भाषा बोलते हैं। यहाँ ईसाई तथा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इस पथरीले तथा समुद्र तटीय भूभाग में रबर, नारियल, चाय, कहवा, काजू तथा मसालों की खेती की जाती है। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कोरोमंडल तटीय प्रदेश, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बार बार टच करता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। कोरोमंडल तटीय प्रदेश को परिभाषित करे या कोरोमंडल तटीय प्रदेश पर प्रकाश डाले, ये चीज आपको क्वेश्चन में मिलता रहेगा। तो आगे हम लोग इसमें बात करते क्या कि इस प्रदेश के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु प्रांत आते हैं कोरोमंडल तटीय प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तमिल तथा तेलुगु भाषा बोली जाती है। ये लोग हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के अनुयायी है। ठीक है, यहाँ के लोग हिंदू और मुस्लिम है जो अपने अपने धर्म प्रसार के में पाए जाते हैं। ये पूरा भूमध्य सागरीय तथा आद्य ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के लोग हैं। इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है ना, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ प्राकृतिक विषमताएं भी विद्यमान है। तो ये चीज कोरोमंडल तटीय प्रदेश के बारे में थी, आप लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आंतरिक दक्षिणी सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में हम लोग बात करते हैं और इसी पॉइंट के साथ में एक और पॉइंट पढ़ लेंगे और ये हमारा चैप्टर के साथ साथ में चैप्टर में बनाए गए सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आंतरिक दक्षिणी सांस्कृतिक प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के भाग आते हैं। ठीक है, यहाँ मराठी, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़, गोंडी, छत्तीसगढ़ी आदि भाषा बोली जाती है और इस प्रदेश में हिंदू, इस्लाम, ईसाई जनजाति, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और यहाँ नाडिक, आदि भूमध्य सागरीय व आदि दिनारिक प्रजाति के लोग भी पाए जाते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जहाँ गन्ना, कपास, गेहूं, तिलहन तथा मोटे अनाज की खेती अधिक की जाती है। ठीक है, और यहाँ कौन सी नदी निकल के जाती है तो बोलेंगे कृष्णा से नर्मदा नदी तक का तट बना हुआ है। आइए द्वीप समूह का हम लोग बात करते हैं। भारत में द्वीपों में सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप समान नहीं है। लक्षद्वीप में सागरीय इस्लामिक संस्कृति पाई जाती है, जबकि अंडमान एवं निकोबार में दक्षिणी पूर्वी संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ मान, खमेर यानी निकोबारी भाषा बोले जाते हैं तथा ये निग्रिटो प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये द्वीपीय समूह की बात थी। आशा करते हैं कि आपको ये 17 से 18 मिनट की वीडियो में सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गई होगी। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।